like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में चैप्टर 12 का चलेगा टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीन टॉपिक इसमें शामिल किए गए थे। तो तीन टॉपिक में दो टॉपिक आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब आपके सामने कई दिनों के बाद आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि कुछ मतलब शारीरिक परेशानी थी, इसके कारण हम आपके सामने नहीं आ पाए थे। इसके लिए हमें बड़ा खेद है। आपका सिलेबस थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय काफ़ी है, तो आपका सिलेबस टाइम से पहले ही करा देंगे। तो टाइम से पहले करा देने के लिए रह क्या गया है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड रह गए हैं, उसके बाद में जय बड़ू आपको पढ़ने हैं, और जय बड़ू में बहुत सा सिलेबस माइनस कर दिया गया है। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है आपको आज। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आज का टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक बहुत ही इंप्रेसिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना, पहले वीडियो को लाइक कर लें, जरूर कर लें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, घंटे को जरूर दबा लें। घंटा दबाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो घंटे को दबा ले और आने वाले नोटिफिकेशन जो भी वीडियो के आपके आएंगे वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज की क्लास रहेगी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का, जो टॉपिक आपका है मेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड COOH वाले जितने भी यौगिक होते हैं कार्बन के, वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आर सिंगल बॉन्ड COOH, यहां पर आर की जगह पे AR हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस समूह के बारे में चर्चा करेंगे। ये समूह आखिर है क्या, तो बताते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH समूह दो समूहों से मिलकर बना है। सबसे पहला आपका होगा कीटोनिक समूह, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसका नाम होता है कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह है। और दूसरा आपका मिलता है सिंगल बॉन्ड OH। देखिए, ये कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसकी उत्पत्ति करते हैं, कार्बोक्सी समूह की। इसका नाम है कार्बोक्सी समूह। कार्बोक्सी समूह की उत्पत्ति होती है कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह से। तो कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सी समूह जब एक साथ संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कार्बोक्सी समूह की उत्पत्ति होती है। और ये आपका है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह। अब आपको बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जब कार्बन की श्रृंखला से, यानी कि कार्बन की कैसी भी श्रृंखला हो, चाहे वो चक्रीय श्रृंखला हो या बेंजीन की श्रृंखला हो या लंबी सी एलिफेटिक श्रृंखला हो, कार्बन की कैसी भी श्रृंखला हो, उससे अगर सिंगल बॉन्ड COOH समूह एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा हटा देने के कारण जुड़ जाता है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब गिनती के आधार पर बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपके लिए आ जाता है इनका वर्गीकरण। तो कार्बोक्सिलिक समूह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक, जिसमें एलिफैटिक श्रृंखला जुड़ी हो, तो वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा होता है आपका एरोमैटिक, एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एलिफैटिक को बताते हैं आर सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि ये कहलाते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और AR सिंगल बॉन्ड COOH समूह वाले जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक। अब इस R का मतलब होता है एल्किल। एल्किल मीन्स होता है जैसे CH3, इसका एक बॉन्ड अभी बाकी है, क्योंकि CH4 कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4। अभी हाइड्रोजन ने सिर्फ 3 ही कंप्लीट की है और चौथी फ्री है। उसके बाद में लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये सभी श्रृंखलाएं कैसी हैं, एल्किल। ये एल्किल, R के स्थान पर CH3 या CH3CH2,
सिंगल बॉन्ड, और आगे आ जाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये यौगिक जो होते हैं जिनमें COOH समूह जुड़ा हो वो कहलाते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देख लीजिए, ये पहली एल्किल श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं मेथिल, ये दूसरी एल्किल श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं एथिल, और ये तीसरी एल्किल श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं प्रोपिल। यानी कि वे कार्बन के यौगिक जिनमें एल्किल श्रृंखला से, वे कार्बन के यौगिक जिनमें एल्किल श्रृंखला से, और एल्किल श्रृंखला आपकी ये है, तो एल्किल श्रृंखला जिसे R से डिनोट किया जाता है, उससे एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा अगर एक कार्बोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन के यौगिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल तभी कहलाएंगे जब इनमें एल्किल समूह की एक श्रृंखला से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा जब एक कार्बोक्सी समूह जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आ जाता है एरोमेटिक। एरोमेटिक AR का मतलब होता है आपका बेंजीन, AR मतलब होता है एरोमेटिक होती है आपकी बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। इसकी डायरेक्ट श्रृंखला यानी जो चक्रीय श्रृंखला होती है बेंजीन की वो इस प्रकार होती है ना, तो इस प्रकार होती है। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एक हाइड्रोक्सी या कार्बोक्सी समूह जुड़ा हो, एक कार्बोक्सी समूह जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ये तो बात हो गई सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है। अगर कहीं आपको दिख जाता है कि ऐसा हो C6H5 CH2 COOH, अगर बेंजीन रिंग उपस्थित है, बेंजीन श्रृंखला किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। अब कारण ये COOH यहां पर दिखाते हैं कि अगर ये पार श्रृंखला लिखी है CH3 तो ये चक्रीय श्रृंखला आपकी है और ये एल्किल समूह लगा हुआ है, ये बेंजीन है और ये CH3 तो ये टोलुइन है। मान लिया टोलुइन का एक हाइड्रोजन निकल गया और उससे क्या जुड़ गया COOH यानी कि कार्बोक्सी समूह जुड़ गया। तो कार्बोक्सी समूह जुड़ने के बाद में क्या हुआ कि ये भी एरोमेटिक ही कहलाएंगे क्योंकि इसमें बेंजीन श्रृंखला उपस्थित है। जब तक बेंजीन श्रृंखला कार्बन के यौगिक में उपस्थित होती है वो एरोमेटिक में गिने जाते हैं, और जब तक एल्किल श्रृंखला बनी रहती है तो एल्किल श्रृंखला वाले एलिफैटिक कहलाते हैं। ये आपको हो गया। तो कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति किस पर उपस्थित है, अगर एल्किल श्रृंखला पर उपस्थित है कार्बोक्सी समूह तो ये होते हैं एलिफैटिक, और एरोमेटिक श्रृंखला पर अगर उपस्थित है कार्बोक्सिलिक समूह तो ये होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम आपको बताते हैं कार्बोक्सिलिक समूहों का वर्गीकरण, या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। तो इसको हम रब कर देते हैं, चलते हैं आगे की ओर। ये लीजिए रब कर दिया। अब चलते हैं इनका वर्गीकरण करते हैं। किनका वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखेंगे, पहले ही पॉइंट लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड COOH ये होता है आपका कार्बोक्सी समूह। कार्बोक्सी समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक हो सकता है उधर आपको दिख ना रहा हो तो इस तरफ लिख देते हैं, इसको रब करते हैं। संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। 3 नंबर आप याद रखें, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दोनों में बताएंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, दोनों के बारे में बताकर चलेंगे। 3 प्रकार के। नंबर ए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब है
कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक श्रृंखला के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा, एक हाइड्रोजन परमाणु अगर प्रतिस्थापित हो जाता है तब उसमें कोई कार्बोक्सी समूह एक जुड़ जाता आकर है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसकी संख्या है, याद रखो ये संख्या किसकी है, कार्बोक्सी समूह की, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH समूह की है। ये बात याद रखना है कि ऐसा ना करें कि आप कार्बोक्सी समूह ज्यादा लगा दें, ऐसा नहीं बिल्कुल करेंगे। तो लिखेंगे सिंगल बॉन्ड COOH समूह, सिंगल बॉन्ड COOH समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में एग्जाम्पल देते हैं आपको। सबसे पहला HCOOH, और इसका सिंबल लिखना चाहे तो RCOOH या ARCOOH लिख सकते हैं, क्योंकि ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मिक अम्ल। दूसरा आपका आ जाता है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तीसरा आपका आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH यानी कि प्रोपियोनिक अम्ल। और चौथा आपका लिख देंगे, अगर बेंजीन की श्रृंखला पर एक COOH समूह जुड़ा होता है तो यह भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, लेकिन मोनो, क्योंकि संख्या किसकी देखनी है, COOH की। तो यह है आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और यह है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये आपका है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। और ये आपका है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। बेंजीन से ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है तो ये आपका बेंजोइक अम्ल। कहने का मतलब है जब किसी कार्बन की श्रृंखला से एक क्या जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सी समूह जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें आ जाते हैं आपके फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, और एक एरोमेटिक में ले लें तो बेंजोइक अम्ल। ये एरोमेटिक है और ये सभी आपके एलिफैटिक में आ जाते हैं। ये एलिफैटिक में है और ये अकेला आपका एरोमेटिक में है, लेकिन अकेला COOH समूह है तो इसको भी हम बोलेंगे ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बी डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मीन समझ गए होंगे कि ऐसे कार्बन के यौगिक जिनमें COOH की संख्या 2 होती है, जिसमें COOH यानी कार्बोक्सी समूह 2 उपस्थित होते हैं, तो ऐसे कार्बन के यौगिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जिनमें सबसे पहला आप लिखेंगे CH3COOH सिंगल बॉन्ड CH3COOH, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक अम्ल, इसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। अब दूसरा आपको बताते हैं तो आप लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है मैलोनिक एसिड। ये क्या है, मैलोनिक एसिड यानी कि मैलोनिक अम्ल। एसिड को आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो एसिड लिखेंगे। ये ऑक्सैलिक अम्ल, देखिए कितने COOH हैं, 2 है ना, तो सिंगल बॉन्ड COOH की संख्या 2 होती है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जिसका उदाहरण पहला है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा है मैलोनिक अम्ल, और तीसरा होगा आपका यहां पर देखिए ये होता है COOH, ये होता है आपका थैलिक अम्ल, इसका नाम है, ये देखिए थैलिक अम्ल है, थैलिक अम्ल, ये हो जाता है आपका थैलिक अम्ल। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो बेंजोइक अम्ल का नाम रफ कर देते हैं, तो यहां पर आपको लिख देंगे, तो बेंजीन बनाइए और बेंजीन के ऊपर एक COOH यहां लगाइए, एक नीचे लगाइए, तो इसके नाम के आगे आप टैरी लगा दें, टैरी थैलिक अम्ल, इसका नाम है टैरी थैलिक
अम्ल। अगर इसकी आप गिनती से नाम लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे लिखेंगे 1,2 डाइकार्बोक्सी 1,2 डाइकार्बोक्सी बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सी बेंजीन। और इसकी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसे बोलेंगे 2,4 डाइकार्बोक्सी। ये टेरिथैलिक अम्ल है और ये थैलिक अम्ल है। ये देखिए ये आ जाते हैं आपके एलिफेटिक में, क्योंकि ये कार्बन की चक्रीय श्रृंखला नहीं बल्कि एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है। अगर बेंजीन जुड़ी होती है तो एरोमेटिक होती है, और एरोमेटिक श्रृंखला में क्या होते हैं, जब 2 COOH समूह जुड़े हों तब भी तो वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ऐसे ही ये यहां पर एक नीचे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी समूह, एक ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ये बस ये बात है कि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, लेकिन है दोनों क्या, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब आ जाता है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको रब कर देते हैं, जगह बच्ची नहीं है तो ट्राई के लिए बताते हैं। इसको रब करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, हाथ रुकना नहीं चाहिए, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, हाथ रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो नंबर सी हेडिंग आ जाती है ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी कार्बन की श्रृंखला, चाहे वो चक्रीय हो, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, उसमें अगर 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और उसके बाद में CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पर लगा देते हैं एक OH, ये हाइड्रोक्सी समूह लगा दें, और सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। इसका नाम है सिट्रिक अम्ल, इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। अब इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन की ले लें तो बेंजीन की श्रृंखला पर 3 जुड़े होने चाहिए, COOH एक यहां जोड़ दो, COOH एक यहां जोड़ दो, COOH। इसका नाम लिखेंगे नंबर 2 3 4 5 6। तो बोलेंगे 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सी बेंजीन, 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सी बेंजीन। ये आपकी एलिफेटिक होती है, क्योंकि ये देखिए CH3 CH2 CH2 यानी कि एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है। इसका नाम है सिट्रिक अम्ल जो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और ये बेंजीन से बना हुआ है। तो ये तो आप समझ गए हैं कि ये एरोमेटिक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कर सकते हैं, वो भी किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। वो भी किसकी होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड COOH समूह की संख्या होनी चाहिए। इसकी संख्या के आधार पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल डाई, मोनो, डाई, ट्राई प्रकार के होते हैं, इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब आ जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, फिर उसके बाद में आ जाएगी बनाने की विधियां। चलो रब करते हैं इसको। रब करने के बाद में आ जाते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों का। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो यहां पर हेडिंग डालिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। नामकरण आगे लिख दीजिए तो पूरा हो जाएगा। ये होता है मोनो, लिख देंगे आगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला आपको आपके टॉपिक में सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही एनसीईआरटी इंटर लेवल में शामिल किया गया। उससे बड़ी क्लासों में डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने होते हैं, इंटरमीडिएट में ये नहीं है। बस आपको जानना होता है कि मोनो क्या होते हैं, डाई क्या होते हैं, ट्राई क्या होते हैं। वर्गीकरण आपसे पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को सिंगल बॉन्ड COOH समूह की संख्या के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको लिखना होगा कि सिंगल बॉन्ड COOH समूह की संख्या के आधार पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 वो होता है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन आप बताएंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों को, तो एग्जामिनर इंप्रेसिव हो जाएगा। नंबर छीनने पड़ते हैं, नंबर एग्जामिनर से छीनने पड़ते हैं, उसके पेन से निकलवाने पड़ते हैं।
तो निकलवाने के लिए इंप्रेसिव लिखना होता है, इंप्रेसिव लिखने के लिए सबसे बेहतर लिखना होता है, सबसे बेहतर लिखने के लिए सबसे बेहतर सोच रखनी होती है। अगर सबसे बेहतर आप सोच नहीं रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि पढ़ने का कोई मीन्स नहीं होगा, आप टॉपर बन ही नहीं सकते हैं। बेहतर सोच रखिए कि आपसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा गया तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बेंजोइक अम्ल नहीं आता है, तो उसको भी लिखिए। अगर आपसे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा गया है तो क्या उसमें टेरिथैलिक अम्ल नहीं आता है? आता है। तो बेंजोइक अम्ल यानी कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के उदाहरण लिखिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाता है कि स्टूडेंट का दर्जा उच्च लेवल का है। इसको मार्क्स देकर आगे बढ़ाया जाए, ना कि मार्क्स काट कर, नंबर काट कर आपको पीछे घटाया जाए, हरेसमेंट नहीं किया जाए। क्योंकि एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा होता है, वो समझना चाहता है कि आप लिखने के कितने सक्षम हैं और कितना अच्छा एग्जाम में दे सकते हैं। याद रखिए, आपको नंबर छीनने होते हैं, हक लेना पड़ता है ताकत से, यानी कि अपने माइंड से, लिखने से, इंप्रेसिव करके, जैसा भी करें बेहतर करना है। बेहतर करने का तरीका बता रहे हैं कि जब भी एग्जाम्पल मिले तो केवल सिंगल बॉन्ड COOH मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ना लिखें, एक और साथ में जोड़ दें। कितना समय जाएगा, ये भी तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो आप जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है उसका नामकरण करने की दो पद्धतियां होती हैं, एक साधारण पद्धति और एक IUPAC पद्धति। तो दो हिस्से बना लीजिए और चंद ही लिखेंगे कंपाउंड, उनसे ही आप सीख जाएंगे। तो लिखिए, ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए दोनों को इसलिए साथ में लिखते हैं ताकि आपको एक बात में बात समझ आ जानी चाहिए। एक बार में बात समझ में आएगी तो बात अलग है। यहां लिखेंगे सामान्य पद्धति या बोलते हैं साधारण पद्धति, कॉमन सिस्टम। दूसरी होती है IUPAC पद्धति। चलिए IUPAC पद्धति। सबसे पहले आप लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड COOH यानी पहला कंपाउंड। दूसरा लिखेंगे आप CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। उसके बाद में CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब उसके बाद में अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आइसो रूप में लिख लेते हैं CH2 COOH। ये हो गया। इन कंपाउंडों, दिए गए कंपाउंडों को आपको सामान्य पद्धति और IUPAC में नाम लिखने हैं। क्या करेंगे? तो आपको पता है ये हाइड्रोजन R सिंगल बॉन्ड COOH यानी कि R मतलब होता है एल्किल, ये एल्किल है नहीं, ये एल्किल नहीं है, फॉर्मिक है, यानी कि फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। तो इसका नाम साधारण पद्धति में हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। अब इसमें एक कार्बन है, IUPAC ये कहती है कि जितने कार्बन है उसका नाम लिखिए, जितने कार्बन है उसका नाम लिखिए। कितने कार्बन है? एक कार्बन का नाम होता है मेथेन। क्या लिखे? मेथेन। और उसमें इस समूह का सफिक्स नेम जो होता है वो होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। अब हम मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ये लीजिए दो नाम, कितना विभेद है, कितना अंतर है कि इसी को फॉर्मिक अम्ल बोला जा रहा है साधारण पद्धति में, क्योंकि ये एल्किल की फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। तो इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, वो भी साधारण पद्धति में। एक कार्बन होने के कारण IUPAC में इसको मेथेन बोलेंगे। COOH समूह जुड़ा है तो इसको बोलेंगे ओइक अम्ल। तो ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। अब दूसरा इसी प्रकार से, यहां पर दो कार्बन है, ये सिरके का मुख्य अवयव है। क्या है? सिरके का मुख्य अवयव। और लैटिन भाषा में सिरके को एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और ये एसिड उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा है एल्किल की, तो यहां पर सिरके को उसी नाम से लिखते हैं एसिड। और इसके आगे अम्ल लगाना है तो ये हो जाता है एसिटिक अम्ल। ये ऐसे नाम आते हैं। तो एसिटिक अम्ल में कार्बन कितने हैं? दो कार्बन को IUPAC में कहते हैं एथेन। एथेन बोलते हैं। तो एथेन के आगे जोड़ना क्या है? इसका सफिक्स नेम COOH का, यानी कि होता ओइक, तो इसे बोलेंगे एथेनोइक
अम्ल। हो गया, ये हो गया एसिटिक अम्ल और इसी को बोलते हैं आईयूपीएसी में एथेनोइक अम्ल। दूसरा 3 कार्बन, 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक अम्ल। अब यही कार्बन यहां 3 लिखे जाएंगे तो ये लिखे जाएंगे प्रोपेन। बहुत आसान हो गया, बहुत बार सिखा चुके हैं कि ये 3 कार्बन प्रोपेन बोले जाएंगे आईयूपीएसी में। सफिक्स नेम इसका क्या होता है? ओइक अम्ल, इसमें ऐड कर दीजिए प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या लिखा है? ये लिखा है आइसोरूप। जब किसी कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन पर अगर मेथेन ग्रुप जुड़ा हो, मेथिल या एल्किल श्रृंखला जुड़ी हो, तो उसके आगे, नाम के आगे आइसो जोड़ देते हैं, आइसो। और एक रूप ऐसे भी कभी कभी डेफिनेशन लिखी होती है, आइसो किसे लिखते हैं? आइसो किसको लिखा जाता है? तो बोलेंगे जो कार्बोक्सी यानी कि जो अंतिम कार्बन, यहां से बोलेंगे जो अंतिम कार्बन से ठीक अगले कार्बन या दूसरे कार्बन पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके नाम के आगे आइसो लगा देते हैं। देखिए ये अंतिम कार्बन मान लिया, ये लंबी से लंबी श्रृंखला 1 2 3, और अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल समूह जुड़ा है उसके नाम के आगे आइसो लगा देते हैं और टोटल कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक अम्ल। ये हो गया ब्यूटेरिक अम्ल। अब इधर अगर लिखेंगे तो कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनते हैं। आईयूपीएसी का रूल है, अगर श्रृंखलात्मक है तो लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन आ गए और 2 पर जुड़ा हुआ है मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। और यहां पर क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अब यहां पर देख लिए 1 2 3, 3 हो गए और इसके आगे जोड़ना ओइक अम्ल, तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक। अब इसी प्रकार से अगर आपको मिल जाती है एलिफेटिक यानी कि एरोमेटिक श्रृंखला, तो वो लिखेंगे C6H5COOH। ये आपके लिए हो जाता है। एक और नया नाम बेंजीन का नाम लिखना है, तो बताइए क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं बेंजीन, ये बोलते हैं किसमें? आईयूपीएसी में, बेंजीन। और इसके आगे जोड़ना क्या है? ओइक, तो इसे बोलेंगे बेंजोइक। यहां पर बेंजोल बोलते हैं तो बेंजोइक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। सभी चीजें रिप्लेस हो जाती है बेंजोइक, बेंजीन की जो ई होती है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे बेंजीन तो ई रिप्लेस हो जाती है, यानी हटा दी जाती है किसके द्वारा? ओइक एसिड द्वारा। तो इसको ये रिप्लेस कर देता है और आप इसमें जोड़ कर देखिए कि बेंजोइक एसिड, यानी कि हिंदी में लिखते हैं एसिड को हम तो बेंजोइक अम्ल, और उसको ऐसे लिखना है तो ये हो जाता है आपका बेंजीन। एक थैलिक श्रृंखला होती है, या बोलेंगे फेनिल अम्ल। क्या बोलेंगे? फेनिल। बेंजीन को बोलते हैं फेनिल अम्ल। ये हो जाते हैं। इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करते हैं। अब चलते हैं आगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां ये रब करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि हम बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ठोकते रहे, जब तक ठोकते रहे जब तक हाथ आपका थक ना जाए। करते रहिए, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए इसको रब करते हैं, जब तक आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, खूब बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए बनाने की विधियां लिखेंगे। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली विधि होगी एल्डिहाइडो कॉमा कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइडो और कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा, तो ये पहला हो गया। एल्डिहाइड आप जानते हैं, तो पहला आप एल्डिहाइड लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एल्डिहाइड लिखेंगे तो आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CH। तीसरा आप लिखेंगे तो लिखेंगे आप एसीटोन, जिसका मीन्स होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3। इनके सबका आपको ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण कराने के लिए आपको चाहिए K2Cr2O7 ऑब्लिक में लिखेंगे H2SO4। इस कंपाउंड की प्रेजेंस में अगर आप नीसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपको मिल जाएंगे बेंजोइक यानी कि सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए यह बॉन्ड क्रैश हो जाएगा जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन यहां जुड़ जाती है, तो ये बन जाता है HCOO सिंगल बॉन्ड OH यानी कि फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। इसी प्रकार से ये बॉन्ड क्रैश हो जाता है और यहां पर इसी की प्रेजेंस में ये यहां पर आकर जुड़ जाता है, तो आपका बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका बन जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से आप फिर इसी की प्रेजेंस में अगर आप कराते हैं ऑक्सीकरण, तो इसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो इस पूरे कंपाउंड को हटाकर OH लाना है, एक हाइड्रोजन को छोड़ देना है। एक हाइड्रोजन को जब छोड़ेंगे तो ये कार्बन भी उड़ानी है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डालेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या आपको करनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को 2 चाहिए। ये कार्बन देखिए, पहले ये कार्बन टूटेगा और ये अब क्रिया उच्च दाब और लगाएंगे, हाई प्रेशर। कंडीशन ऐसी होगी कि हाई प्रेशर, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एसिटल्डिहाइड हो, ये अम्लों में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एसीटोन में कार्बन को हटाना और ये हाई प्रेशर उच्च दाब में क्रिया होती है, लेकिन उपस्थिति पोटेशियम डाइक्रोमेट की रहती है। तो इसके 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, तो जल बनाते हैं। जल बनाने के बाद अब बचा एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को बचा रहने देते हैं। एक यहां पर क्या आता है कार्बन, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन ले जाता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लीजिए यहां से क्या क्या हटा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन आया और 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने खर्च कर दिए, 1 और 2, 2 और 1 3, और यहां पर करेंगे आप 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चले गए और 1 चला गया वाटर के साथ में और बचा यहां पर एक हाइड्रोजन। तो यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ ये बचा हुआ ऑक्सीजन यहीं जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटिक अम्ल। ये क्या बन गया, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा हम एसिटिक अम्ल यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बना सकते हैं बहुत ही सरलता से, इसीलिए सबसे पहले इसी के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2, इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं तो लिखते हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ये एल्डिहाइडों का था, अब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं भाई। लिखते हैं B पॉइंट अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण, आप पहला एल्कोहल कोई भी ले लें, मिथाइल अल्कोहल ले लें CH3COH, ठीक। उसके बाद में दूसरा अगर आप लेते हैं तो ले लेंगे एसिटिक अम्ल
एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल ना लेके, एसिटिक अम्ल तो बनाना ही है। अब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, फिर वही प्रेजेंस लगाएंगे, नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे और यहाँ पर K2Cr2O7 की प्रेजेंस ऑब्लिक में डालेंगे, H2SO4 वो भी सांद्र। फिर यहाँ पर लिखेंगे K2Cr2O7 और ऑब्लिक में लिखेंगे H2SO4। ये कराएंगे हम ऑक्सीकरण और यहाँ पर ले लेंगे ऑक्सीजन। जैसे ही हम यहाँ पर अब ऑक्सीजन की गिनती लगानी है, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ये तोड़ते तो ये CH2 बचता है और एक हाइड्रोजन ये, तो ये बन जाता है क्या CH2 और इसकी एक ऑक्सीजन लेकर चला जाता है, तो ये बनता है सबसे पहले HCH यानी कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ऐसे इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ये और ये ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है CH3CHO, ये बन जाता है आपका एसिटल्डिहाइड, यह फॉर्मल्डिहाइड और ये बन गया एसिटल्डिहाइड। अब ये एसिटल्डिहाइड बन गया है। अब इसका ऑक्सीकरण पुनः करा देंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन इसी के साथ जुड़ जाएगी, पुनः ऑक्सीकरण इसका भी करा दें और इसी की प्रेजेंस में होनी है K2Cr2O7 और ये ऑक्सीजन यहीं पर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा HCOOH। देख लीजिए, एक दो हाइड्रोजन है, दोनों है कार्बन है, एक है, दो ऑक्सीजन जुड़ने हो गए, यहाँ पर ये COOH हो जाएगा, CH3COOH बन गया। किसके द्वारा? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लिखेंगे एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, वो फार्मिक अम्ल हो और चाहे एसिटिक अम्ल हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बी पॉइंट में आ जाएंगे। बी तो हो चुका है सॉरी, तो आगे चलते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट आपका होगा ग्रिग्नार्ड। ये भाई हर किसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रीजेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, अब देखिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभी तो आपको हमने क्या बताया कि हम एलिफेटिक को लेकर चले, दो रिएक्शन करा दी, अभी एरोमेटिक लिया नहीं, लेकिन इसमें एरोमेटिक भी ले लेंगे। हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ फंक्शनल तरीके से, ऐसा लिख दें, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखें, एक बार आप यहां पर ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, ये क्या है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसका सिंबल होता है MgX, RMgX, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। ऐसे यहां पर ले लें C6H5MgBr, बस नाम बदल गया, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में पहले गर्म करिए। देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराते हैं, क्या कराते हैं? प्रवाहित, यानी कि इसमें पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में प्रवाहित कराते हैं। तो क्या होता है? पहले योगात्मक यौगिक बनता है, ये होता है आपका माइनस का, ये प्लस का। यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का। ऐसे यहाँ पर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा। ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे ही ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक योगात्मक यौगिक बनेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का O ये, और ये बॉन्ड टूटा कौन सा है? ये वाला। अब ये सिंगल बॉन्ड रह गया, आधा बॉन्ड इधर आया, आधा बॉन्ड इधर। ऐसे ही इस कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक सलामत है और एक आधा बॉन्ड यहाँ, आधा बॉन्ड यहाँ, क्योंकि ये बॉन्ड क्रैश हो गया, ठीक। यहां पर कौन आकर जुड़ा? MgBr, और यहां पर C6CH5 जुड़ा आकर, यहां पर CH3 जुड़ा और यहां पर MgBr आकर ऐड हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे? ये सभी माध्यमिक यौगिक कहलाते हैं, यानी कि बीच का यौगिक बनता।
अभी आपका क्या बनाना है, आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। ये बात याद रखनी है कि आप एलिफेटिक के बारे में लिख के चले आते, एरोमेटिक क्या भाई, उससे कार्बनिक कंपाउंड से अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर हम दोबारा करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी जल से अपक्रिया। जल से अपक्रिया कराते हैं तो ये माइनस का होता है, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये बॉन्ड क्रैश हो जाता है, ये बॉन्ड क्रैश हो जाता है। ऐसे यहां ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से बहुत अधिक होती है, तो ये माइनस, ये प्लस, इस पर डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, एक दूसरे के अगेंस्ट। ये बॉन्ड जैसे क्रैश होता, एक यहां टूटा है और एक बॉन्ड यहां पर क्रैश हो गया, ये H यहां पर आकर जुड़ा, तो यहां से स्टार्ट करिए, तो लिखेंगे C6H5, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर लिखेंगे O, लिखा है C6H5 C डबल बॉन्ड O, और जुड़ने कौन आया, हाइड्रोजन, तो ये आपका बन गया बेंजोइक अम्ल, यानी कि बेंजोइक अम्ल। शेष बचा हुआ कंपाउंड क्या है, MgBr, तो इसको Mg को इस प्रकार लिखिए, OH यहां लगा दीजिए, Br यहां लिख दीजिए, यानी कि ये प्लस में बच गया। ऐसे यहां से लिखना स्टार्ट करें, ये H भाग कर जाएगा इसके पास और ये OH इसके पास, तो यहां से लिखना CH3 C डबल बॉन्ड और O के पास Mg से बॉन्ड टूटा था, जुड़ने कौन गया, हाइड्रोजन, देखो एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल। शेष रिमेन में क्या बचा है, Mg, जिससे OH जुड़ जाएगा और Br तो पहले से मौजूद है। तो देखिए क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो, एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक, तो ये बना आपको बेंजोइक अम्ल जो होता है एरोमेटिक, और ये बना आपका एसिटिक अम्ल, ये होता है एलिफेटिक। तो कितना आसान तरीका है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे, चलते जाएं, लाइक करते जाएं, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को सभी लाइक कर दें, आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो अब नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है, अपक्रिया में तीसरी अपक्रिया होगी साइनाइडों के जल अपघटन द्वारा। साइनाइडों का हम जल अपघटन करा दे तो भी हमें मिल जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, चाहे वो कोई भी साइनाइड हो। तो लिखेंगे सबसे ABCD पॉइंट है, साइनाइडों के जल अपघटन द्वारा, साइनाइडों का जल अपघटन करेंगे। तो सबसे पहला ए पॉइंट ले लो आप, साइनाइडों के लिए आपको बनाना है यार सिंगल बॉन्ड, तो सबसे पहला लिख लेंगे मेथिल साइनाइड ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये मेथिल साइनाइड। अब यह हो गया एलिफेटिक, अब एरोमेटिक C6H5, या एलिफेटिक के लिए तो आपने लिख लिया, एरोमेटिक के लिए बेंजीन बनाइए, ज्यादा इंप्रेसिव दिखाइए, ये लीजिए बेंजीन बना ली, ये साइनोबेंजीन है, इसका जल अपघटन कराना है HOH, काम चलेगा नहीं, ठीक है, और जल अपघटन कहता होगा उच्च दाब में, उच्च दाब पर कराना होगा, और किसकी प्रेजेंस, H2SO4 डाल देता है। ऐसे यहां पर HOH देखते हैं भाई, इसी की प्रेजेंस, क्या ये नाइट्रोजन हटाकर COOH बनाना है, तो बॉन्ड है 3, भाई नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन का नंबर बढ़ा लेंगे, यानी कि जल और बढ़ा लेंगे, जल की संख्या हम 2 कर लें, ये H2O एक बार, और ये तीनों बॉन्ड क्रैश हो जाएंगे, इसके भी ऐसे ही तीनों बॉन्ड क्रैश हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन इसके 3 हाइड्रोजन को तोड़ देगा। शेष में क्या बचा, जल में देखिए डबल बॉन्ड O, और ये 2 बॉन्ड ऊपर वाले हैं, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और OH नीचे वाली बैलेंसी से, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये 3 बॉन्ड थे, तीनों आपको दिख रहे हैं, ये देखिए 3, नाइट्रोजन ने 1 2 3 हाइड्रोजन लिए तो इसने बनाई अमोनिया, ये उड़ने लगी। ऐसे ही यहां बेंजीन के 3 हाथ जो कार्बन के थे वो तीनों बॉन्ड टूट गए, और इस नाइट्रोजन ने ये 3 हाइड्रोजन को तोड़ दिया और इसने बना ली अमोनिया NH3। अब शेष क्या बचा, एक बेंजीन है, उसके पास एक कार्बन जिसके टूटे हुए 3 बॉन्ड,
3 बॉन्ड जैसे ये टूटे हैं, अब इन बॉन्डों को चाहे आप सीधा सीधा बिखेर दें या ऊपर नीचे आगे पीछे लिख लें। ये ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसी हैं, ये दौड़ता हुआ आया, इस पर जुड़ गया दोनों हाथ लेकर, और ये OH यहां पर जुड़ गया, ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ पहली वाली संयोजकता यहां जुड़ जाए और ये OH इसके साथ जुड़ जाए तो ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कितना आसान होता है। क्या करेंगे? साइनाइडों का जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, चाहे वो एसिटिक अम्ल हो चाहे बेंजोइक अम्ल हो, मिलता है। अमोनिया मुक्त होती रहती है, मुक्त होती रहती है, उड़ती जाती है। कैसा लगा तरीका? तो चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया में आते हैं, इसको रब करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो की टाइमिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा आप सीखते जाएं और बेहतर सीखते जाएं। चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नंबर आ जाता है ABCDE। एल्कीनो के ओजोनाइड द्वारा, एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा, अब एल्कीन, आप भाई एल्कीन के ओजोनीकरण कराना है तो ये क्रिया 2-3 स्टेप में हो जाएगी। 2-3 स्टेप में होगी तो वो कैसे होगी देखिए। सबसे पहले आप ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मीन्स है ये लिखा हुआ है 2 ब्यूटीन। ऐसे ही आप अगर लिख लेंगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाता है प्रोपीन। तो इसको हम ऐसे ना लिख के एक और तरीके से लिख देखते हैं C6CH5, तो डाइफेनिल एथिलीन बोल सकते हैं आप इसको। 1-2 डाइफेनिल लगे हुए हैं और ये क्या है? एथिलीन, डाइफेनिल एथिलीन बोल सकते हैं। इसको लिख देंगे डाइफेनिल एथिलीन। इसका हम ओजोनीकरण कराएंगे। ओजोन से रिएक्शन होती है तो CCl4 की प्रेजेंस में होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 की प्रेजेंस में ये क्रिया हुई तो ये दोनों बॉन्ड क्रैश हो जाएंगे, ऐसे ही इसके दोनों बॉन्ड। तो यहां पर बन जाएगा आपका CH3CH और ऊपर की ओर एक यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर CH और CH2, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और 4 बॉन्ड सही है, और एक O यहाँ, एक और यहाँ, ये बन जाता है आपका ओजोनाइड। क्या बन जाता है? ओजोनाइड। ठीक, ये ओजोनाइड हो गया। 2 ब्यूटीन का ओजोनीकरण कराया तो पहले ऐसे ही डाइफेनिल एथिलीन का ओजोनीकरण कराएंगे तो C6H5 CH, बीच में एक O आ जाएगा और यहाँ पर CH और फिर इधर C6H5 और यहाँ पर बन जाएगा आपका ओजोन। ये भी आपका ओजोनाइड ही है, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक ओजोनाइड है। इसकी अपक्रिया हम पुनः जिंक के साथ कराते हैं। किसके साथ? Zn। जिंक क्या करता है? इस बॉन्ड को क्रैश कर देता है और इस दोनों बॉन्ड को क्रैश करता है। तो ये CH3 और ये CH3, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिखेंगे। कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया और ये H पहले से जुड़ा है तो ये एसिटल्डिहाइड, और ये इधर से CH3C डबल बॉन्ड है जुड़ा हुआ तो 2 एसिटल्डिहाइड। ये जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है तो ZnO बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। ऐसा ही सेम यहां पर होना है। जिंक डालेंगे, जिंक चूड़, और वो इस बॉन्ड की ऑक्सीजन छीनना चाहता है। ये ऑक्सीजन जैसे ही तोड़ता है तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो बन जाता है आपका C6H5 और इस C के ऊपर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड ये कितने बन गए हैं? ऐसा यहाँ पर ये देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड हो और H जुड़ा हुआ, 2 बेंजल्डिहाइड,
और माइनस में क्या निकल जाएगा, ZnO। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चली जाएगी, ZnO बन जाएगा। अब इसी ओजोनाइड जो बन गया है, इस बेंजल्डिहाइड का ओजोनीकरण करा दें दोबारा, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये बनेगा, यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं कि एसिटल्डिहाइड बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा साफ लिखते हैं, ऐसे लिखें, ऐसे, ये जिंक के साथ अपक्रिया हुई, माइनस में क्या निकल गया, ZnO। इधर से देखेंगे तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, H को थोड़ा दूर लिखिए और डबल बॉन्ड O, हो गया। ऐसे ये बेंजल्डिहाइड, ये दो अणु बने और जिंक ऑक्साइड, इसकी ओजोनीकरण दोबारा कर दें। और ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। इसकी अभिक्रिया जैसे होती है, इसका एक ऑक्सीजन टूटकर इसमें लग जाता है तो बनता है आपका, यहां पर सामने ऐसे थोड़ा तिरछा कर लें तो CH3 किसकी उपस्थिति में, ओजोन, C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गई और प्लस में क्या निकलती रहेगी, ऑक्सीजन। देखिए O2 बचा हुआ है, O3 थी, यानी कि इसकी एक ऑक्सीजन कहां ऐड हो गई, यहां पर जाकर ऐड हो गई। ऐसे ही यहां पर O3 डालेंगे बेंजल्डिहाइड में, इसकी एक ऑक्सीजन ये बॉन्ड क्रैश करके इसमें जुड़ जाएगी तो बन जाएगा C6H5OH। यानी कि ये रिएक्शन किसी ने आपको नहीं सिखाई होगी, हम दावा कर सकते हैं कि ऐसे अगर ओजोनाइड से आपको डायरेक्ट ओजोनाइड बनाकर बेंजल्डिहाइड बना दिया होगा, एसिटल्डिहाइड बना दिया होगा, लेकिन आगे ओजोन से क्रिया कराने के बाद किसी ने उसको एसिटिक अम्ल यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में कभी कन्वर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वो उसके आगे जानते ही नहीं है कि ओजोन से पुनः रिएक्शन कराने पर हमारा कोई भी एल्डिहाइड का कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में, ये बात को वो जानते ही नहीं है। उसके बाद में क्या डाल देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उनको सिर्फ यही मालूम है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ओजोन होता है। किसी भी कलर का रात में आप कपड़े को सुखाने के लिए डाल दें तो जो आप कपड़ा जितना रंगीन लाते हैं वो उतना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि आप खुले में कपड़ा सुखाएंगे तो ओजोन धीरे धीरे उस रंग का ऑक्सीकरण करता रहता है, उसको बिल्कुल ही डैमेज कर देता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है आपकी सिल्वर को, यानी कि चांदी को। इसी प्रकार से ओजोन यहां बनाएगा और बनेगा O2, मुक्त होती रहेगी। जानिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। देख लीजिए ओजोनीकरण द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। यह कभी कभी इतना ही पूछा जाता है कि एल्कीनों का ओजोनीकरण कराने पर क्या बनता है, तो बनाते हैं ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है। यहां पर लिख देते हैं ए पॉइंट कि ए की जगह पे क्या लेना है, ओजोन। ये ओजोनाइड का फंक्शन बना देंगे। अब उसके बाद में वो यहां पर एल्डिहाइड लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे बी। इस स्थान पर क्या होगा, तो आपको लिखना है इस स्थान पर ओजोन होगा, क्योंकि 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ लेंगे। देखना है, देखिए ये 2 ब्यूटीन, यहां पर कुछ ऐसा है CCl4, यानी कि कोई ऐसा अक्रिय पदार्थ ही होगा। जब यहां आप देखेंगे कि ये फंक्शन तो कार्बन उतने ही है, ये बॉन्ड टूटकर कहां से आए भाई, 1 2 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन देने वाला ओजोन। और बी पॉइंट यानी कि यहां पर जो देखा हमने एसिटल्डिहाइड, इधर से एक एसिटल्डिहाइड दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, फिर एक ऑक्सीजन कहां गई, वो जिंक ने छीन ली है। तो ऐसे जो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती हैं, बस उसमें सीधे सीधे लिखा होता है, बस आपने सही से स्टडी नहीं की होती है। क्या नहीं कहते कि सिखा दिया, सीधे सीधे आपके टीचर क्या करते हैं, लिखवा देते हैं, सीधा सीधा उतार लो, हमें क्या मतलब है, आप जैसा चाहो वैसा रटा लगाओ। रटने का तो कोई काम ही नहीं है, रटने का कोई काम ही नहीं। केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बस आपको सही तरीके से समझाया नहीं जाता है, इसीलिए आपका सर दर्द बन जाती है कि वो कहते हैं केमिस्ट्री रात भर पढ़ी सुबह फिर खड़ी। सुबह खड़ी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपसे दावा करते हैं कि अगर एक बार रिएक्शन को सही से करना सीख जाओ, कभी भूल नहीं सकते। आप अपने टीचर को भी सिखा सकते हैं कि इस प्रकार से रिएक्शन को करके दिखाएंगे कि बॉन्ड से अगर रिएक्शन की जाएगी कभी गलत नहीं हो सकती है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोगों को दुकान खोल के बैठे हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट अभिक्रिया में बताते हैं ट्राई हैलोजनों के अपघटन द्वारा। ट्राई हैलोजनों का हमें अपघटन करना पड़ेगा। कोई भी ट्राई हैलोजन ले लो, चाहे वो आयोडीन आइडोफार्म हो या क्लोरोफार्म हो, ट्राई हाइड्रोजनों का हमें
अब गठन करना पड़ेगा। नंबर ए बी सी डी ई एफ, ट्राई हैलोजनो के जल अपघटन द्वारा ट्राई हैलोजन, जैसे पहला क्लोरोफॉर्म, उसके स्थान पर आइडोफॉर्म ले लीजिए आप, ये हो गया। अब ट्राई हैलोजन ये हो गए, इसके स्थान पर हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, HOH, यानी कि वाटर से क्रिया करा देंगे और ले लेंगे यहां पर उच्च दाब में। उच्च दाब में ये क्रिया होगी, बस कुछ नहीं होगा, HCl बाहर, HCl बाहर हो गया। तो ये बन जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी मेथेन। इसका कुछ ऐसा करना है कि ये आपका बन जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही ये यहां पर भी 3 डाल दीजिए, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई लगाइए OH, ये 3 आयोडीन 3HI निकल जाएंगे, 3 OH एक किससे जुड़ जाएगा, तो बनेगा ट्राई आइडोमेथेन, तो ट्राई हाइड्रोक्सी मेथेन, सेम कंपाउंड बन गए। माइनस में इधर निकल गया 3HCl, इधर निकल गया 3HI, हो गया। अब इसका हमें कुछ करना है, इसका फंक्शन देख लीजिए, ये निकल गया, क्या बना, HCOH, बचा क्या, लिखिए क्रम से H, फिर उसके बाद में C, 1 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, क्या बना, फार्मिक अम्ल। ऐसे ही यहां पर अब आपको ये परेशानी है कि ये कैसे बना है, तो आपको बता देते हैं। ये H यहां पर है, मान लिया इतनी दूरी पर बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है, ये आधा बॉन्ड यहां पलटा और ये आधा यहां, डबल बॉन्ड कर दिया, तो ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से ऐड है ना, और ये फार्मिक अम्ल बन गया। निकल क्या गया, माइनस का वाटर, माइनस का H2O निकला और इसने बनाया HCOOH फार्मिक अम्ल। यहां पर भी प्लस में H2O लिख दो, नहीं चाहते तो आप माइनस में, नहीं लिखना चाहते प्लस में लिख दीजिए, ये हो गया। क्या करेंगे, ट्राई हैलोजनों का जल अपघटन कराते हैं तो पहले एक अस्थाई, ये कंपाउंड होता है अस्थाई, स्थाई नहीं रहता है, ये धीरे धीरे ही हो जाता है। जैसे खाना बनने के बाद में कुछ रह जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए वाष्प अवस्था में रखा रहने देते हैं तो वो खाना थोड़ा सा बेहतर बन जाता है। ऐसे ही जब हम ट्राई हैलोजनों का जल अपघटन कराते हैं तो एक अस्थायी कंपाउंड बनता है ट्राई हाइड्रोक्सी का, और ट्राई हाइड्रोक्सी का कंपाउंड बनता है, धीरे धीरे वो वाटर रिलीज करता है और अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अम्ल कौन सा, ये बात नहीं है, COOH संख्या सिर्फ देखनी है, CH3 अगर COOH है तो एसिटिक अम्ल, HCOOH है तो फार्मिक अम्ल बनता है। ऐसा ही फार्मिक अम्ल जब कंपाउंड चलेंगे पढ़ाना तो पड़ेगा ही वो, लेकिन ये आसान होता है। इसको रब कर देते हैं और लास्ट हेडिंग डालेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन द्वारा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन द्वारा। नंबर ABCDEFG, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के बी कार्बोक्सिली करण द्वारा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों कोई भी हो, देखिए पहला हमने आपको बताया था नंबर 1 पॉइंट, ये COOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इससे आपको बनाना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये डाई है, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा आपको लिखना है तो लिख लीजिए CH3COOH, यानी कि मैलोनिक अम्ल, ये होता है आपका मैलोनिक अम्ल, और तीसरा आपको लिखना है तो एक और यहां पर थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, वो होता है आपका टेरिथैलिक अम्ल, या आपका बोलेंगे थैलिक अम्ल। लीजिए ये 3 हो गए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका हम शुष्क आसवन,
वो तो उधर तीसरी रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसे गर्म कर दो, शुष्क आसवन। कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस में जैसे करते हैं तो बी कार्बोक्सिलीकरण, इसका मीन्स होता है बी कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि किसी का कार्बोक्सिलीकरण बिगाड़ देना, यानी कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को छीन लेना। बी कार्बोक्सिलीकरण, याद रखो बी कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि डी कार्बोडाइजेशन बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जा रहा है। ये इतना मुक्त हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा HCOOH पहले से है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। ये बन गया आपका फॉर्मिक अम्ल, बन गया। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का बी कार्बोक्सिलीकरण कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। ऐसे ही इसकी ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन जुड़ने पर ये CH3 हो जाएगा और ये COOH, और क्या मुक्त हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। अब इस रिएक्शन को आगे नहीं लिख सकते हैं, आपको नहीं दिखते हैं तो एरो को नीचे लगा देते हैं हम आपके लिए। प्रेजेंस किसकी होगी, CaO की, और ये आपकी क्या उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन यहीं पर ऐड हो जाएगा तो आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। अब ये COOH चाहे जहां पर, अब यहाँ आप ये कहेंगे कि ये यहां पर लगा तो भाई यहीं लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, ये पैरा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है तो यहां पर बन जाएगा COO, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। तो टेरिथैलिक या बोल सकते हैं थैलिक अम्ल को हम कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी और बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को जब हम गर्म करते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, वो है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बन गया। ये हो गए अम्ल बनाने की विधियां, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। अब आ जाते हैं इनके गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण। काफी बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए अभी आपको हम भौतिक गुण में बता रहे हैं, तो चलिए इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के गुण, तो यहां पर लिखेंगे पहले गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के गुण में सबसे पहला पॉइंट होगा भौतिक गुण। देखिए दो ही गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होता है, दूसरा भौतिक गुण होता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में बताना होगा भाई मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, दिखते कैसे हैं, कैसे रंग के होते हैं, किसमें घुलनशील हैं, नहीं घुलनशील हैं, तो यही बताना भौतिक गुण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कार्बन C1 यानी कि मेथेन से लेके कहां तक, ये क्या होता है आपका नोनेन, यानी कि नोनेन, 9 कार्बन होते हैं तो नोनेन बोलते हैं, और ये क्या है मेथेन से लेके नोनेन तक के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन द्रव है। क्या है, रंगहीन द्रव है। हाँ, कहां से, मेथेन से लेके नोनेन तक के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जितने भी मिलेंगे वो आपको रंगहीन द्रव मिलेंगे। नंबर इसी में आगे जोड़ते हैं, इससे उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं। सबसे उच्च सदस्य क्या होते हैं, मक्खन जैसे दुर्गंध वाले होते हैं। दुर्गंध आती है इनमें, बहुत दुर्गंध आती है, दुर्गंध वाले ठोस होते हैं।
होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। क्या बोलता है, कार्बन 1 से लेकर 9 तक यानी नोनेन तक के जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो रंगहीन द्रव होते हैं। उससे ऊंचे सदस्य होते हैं तो मोम जैसे ठोस होते हैं, और सबसे ऊंचे सदस्य होते हैं तो वो मक्खन जैसे दुर्गंध वाले ठोस होते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इनका गलनांक यानी के एमपी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक जिसको हम बोलते हैं बीपी बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहलों से। अब ये कंपेयर कर रहा है अल्कोहल जो शराब होती यानी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, एल्कोहलों से उच्च होता है, ज्यादा होता है। इसका मीन्स होता है उच्च होता है। और अणुभार बढ़ने पर लिखेंगे, अणुभार बढ़ने पर बीपी और एमपी और बीपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। अगर अणुभार बढ़ेगा क्या होगा, देखो अणुभार कैसे बढ़ते हैं। पहले कार्बन 1 था, अब 9 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 11 आएंगे, जैसे जैसे कार्बन, और एक कार्बन का अणुभार होता है 12, 9 में कितने होंगे, 12 नहीं मां 108, अणुभार तो 1 हो गया। अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए मेथनोइक यानी कि फॉर्मिक अम्ल, तो इसमें कार्बन 1 है, 12 होगा अणुभार। और एथेनोइक लिखेंगे तो 2, 12 दूनी 24, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। नंबर 3, ये जल में विलय होते हैं क्योंकि ये H बॉन्ड हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं या हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अब जल में हाइड्रोजन नहीं, जल में विलेयता अणुभार बढ़ने पर घटती जाती है। ये रीजन हो गया। क्या लिखेंगे, ये जल में विलय होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, या बंध बनाने में सक्षम होते हैं, बना लेते हैं, लिखें बनाने में बना लेते हैं, आगे लिखना है लेते हैं। आगे क्या लिखेंगे, जल में विलेयता अणुभार बढ़ने पर घटती जाती है क्योंकि जैसे जैसे ये ठोस में बदल जाएंगे तो ठोस पदार्थ जल्दी से जल में विलय नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं इनके रासायनिक गुण। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके रासायनिक गुणों के साथ। अब ये वीडियो लगातार ही दोनों डालेंगे ताकि एक वीडियो को देखने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो देखें। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे रासायनिक गुण मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के। काफी ब्रॉड बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर रोकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल से कोई भी स्टूडेंट नया जुड़ना चाहता है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर ले। बाय बाय।